हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएल सर। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है वर्ब, क्रिया। इससे पहले हमने जो 2 वीडियो बनाए हैं वो है पार्ट ऑफ स्पीच के। तो पार्ट ऑफ स्पीच का ही भाग ये है क्रिया। अब हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। पहले थोड़ी थोड़ी जानकारी ली थी सभी के बारे में, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है ना, वर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, उन सब के बारे में पढ़ा था। अगर आप वो पहले वाले जो 2 वीडियो है वो देखोगे तो और भी वो आपके मतलब आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, है ना। तो उन दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, वहां से देख लेना। और आज हम देखेंगे वर्ब जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसी पे बेस्ड जो हमारे टेंस हैं। आगे हम इसके बाद टेंस पढ़ेंगे, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। क्रिया जो वर्ब है उसको हम जानेंगे। तो देखिए, वर्ब का जो अर्थ है क्या होता है। क्रिया मतलब किसी काम का होना, इसको क्या बोलते हैं हम, डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड। हमने यही सुना है कि भाई जो जिससे काम का होना पाया जाए उसे क्या बोलते हैं, क्रिया। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि एक्शन नहीं होने के बावजूद भी वहां क्रिया होती है। जैसे आप कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हम कहें कि राम इज इंटेलिजेंट। राम बुद्धिमान है, राम होशियार है। तो इसमें कौन सा एक्शन हुआ, इसमें कौन सा कार्य हो रहा है। राम बुद्धिमान है मतलब बताया जा रहा है कि भाई राम बुद्धिमान है, उसकी अवस्था को, उसकी स्थिति को बताया जा रहा है। तो उस जो स्थिति को बताया जा रहा है उसको, इसीलिए हम क्रिया का एक रूप और देखते हैं। क्या देखते हैं, स्टेट की क्रिया का काम एक और है, स्टेट बताना, ठीक है ना। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट बताना भी क्रिया का काम है। जैसे यहाँ इज है, ये क्या है, ये वर्ब है। लेकिन ये जो इज है यहाँ क्या कर रही, इससे राम की स्टेट बता रही, स्थिति बता रही, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब। वैसे आप इसको किस नाम से जानते हो, हेल्पिंग वर्ब, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब। तो कई बच्चों ने मतलब ये सुन रखा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब से पहले आती है ना। लेकिन कभी कभी अवस्था बताने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो मुख्य वर्ब के स्थान पर भी काम में आती है। तो यहाँ ये किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है,
मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ जो इज है वो मेन वर्ब है, ठीक है। इसलिए यहाँ अवस्था बताई जा रही है, तो अवस्था बताने के लिए भी काम में आती है क्रिया, और पोजीशन बताने के अर्थ में भी काम में लिया जाता है। वैसे तो वो इसी में आ गया स्थिति में ही, लेकिन थोड़ा सा पोजीशन मतलब अधिकार। जैसे मैंने बोला कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो ये हैव ये मतलब अधिकार जताने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए। यहाँ भी ये हैव मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, अधिकार बता रहा है। तो अब हम वर्ब का अर्थ क्या देखेंगे कि डूइंग वर्ड है या एक्शन वर्ड है। स्टेट ऑफ बीइंग भी है, स्टेट बताने का कार्य भी करती है और पोजीशन बताने का कार्य भी करती है। जैसे राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। क्या अर्थ हुआ कि राम है जो गाना गा रहा है। यह जो एक्शन वर्ड है, जो एक्शन है, जो काम हो रहा है वो क्या है, वो ये है सिंगिंग, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई मेन वर्ब, और मेन वर्ब की जो सहायता करती है, जो हेल्प करती है, वही क्या होती है हेल्पिंग वर्ब। तो इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इज यहाँ क्या है मेन वर्ब है। यहाँ क्या है मेन वर्ब है। तो हमें अब यही देखना है कि कौन सा वर्ड कब कहाँ किस रूप में यूज होता है। यहाँ इज मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, जबकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब का। अब आपने सुना था कि जो मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, लेकिन अकेला भी आता है और ये मेन वर्ब का काम कर जाता है। और हो सकता है कि जरूरी भी नहीं हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं आए तो भी काम चल सकता है कभी कभी, है ना। जैसे कोई एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे राम सिंग्स ए सॉन्ग, राम गाना गाता, राम एक गाना गाता है। इसमें कहा हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, एक अकेली जो मेन वर्ब है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी में हेल्पिंग वर्ब हो, या हेल्पिंग वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब का कार्य करे वो मेन वर्ब का भी कार्य कर सकती है। और इसको हम क्या बोलते हैं स्टेट, किसी की अवस्था बताना। अब इनमें आपको फर्क महसूस करना है। कौन में, एक तो जिन वाक्यों में मेन वर्ब आती है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी जो मेन एक्शन होता है वो होता है। तो एक्शन होने वाला तो क्या हो गया एक्शन वर्ड, और ये स्टेटिव वर्ब, ठीक है ना, जिसमें स्टेट बताई जाती है। जैसे मान लो आपको कोई एक मतलब उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कोई मिलता है तो हम क्या पूछते हैं हाउ आर यू, क्या पूछते हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू, इसमें हम आगे वाले से क्या पूछते हैं आप कैसे हो। मतलब ये जो यहाँ आर है ये क्या है, ये स्टेट जो स्थिति है उसकी, उस स्थिति को पूछ रहा है। स्थिति को ही तो पूछ रहा है, अवस्था या स्थिति कि आप कैसे हैं। तो यहाँ आर ने कोई एक्शन नहीं किया, कोई काम नहीं किया, यहाँ उसकी जो स्टेट है उसकी स्थिति है उसके बारे में पूछा है, ठीक है ना। तो आर यहाँ मेन वर्ब है, क्या है मेन वर्ब है, जो अभी स्टेटिव वर्ब्स के रूप में काम में आ रही है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको समझ में आई होगी, इनमें थोड़ा थोड़ा जो अंतर था। अब देखो जो वर्ब है उसको हम काम के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, काम के आधार पर दो भागों में बांटते हैं।
जैसे देखो ये जैसे राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राम एक गाना गा रहा है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ वाज लगा दिया, ठीक है ना, चलो नया ही लिख देते हैं, राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। देखो सेम पूरा वाक्य सेम है, लेकिन हमने क्या किया, केवल इज की जगह वाज लगाया, केवल इज की जगह क्या लगाया, वाज। अब इसमें क्या अंतर आ गया, ये प्रेजेंट से जो प्रेजेंट कंटिन्यूस था ना, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, यानी टेंस बदल गया। इसमें मुख्य रूप से क्या हुआ है, जो टेंस है वो बदल गया है, टेंस क्या हुआ है, बदल गया है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इनका कार्य क्या होता है, ये किसी मेन वर्ब के आगे जुड़कर उस टेंस की पहचान कराती है, हमें टेंस के बारे में बताती है कि भाई इज है तो कौन सा टेंस है, वाज है तो कौन सा टेंस है ना, हैव है तो कौन सा टेंस है। इसी प्रकार तो इनका कार्य क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब के रूप में कार्य करती है तब तो अवस्था बताती है, तब क्या करती है, अवस्था बताती है। लेकिन जब मेन वर्ब के आगे जुड़ती है तब हमें ये टेंस का भान कराती है, मतलब टेंस को बताती है, ठीक है। ये काम हो गया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में जो अंतर है। अब हम जो क्रिया को दो भागों में बांटते हैं कार्य के आधार पर, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, ठीक है, जिसमें हमने काफी चर्चा कर ली है, थोड़ी बहुत बात और कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्रिया को हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं एक्शन के आधार पर, ठीक है, एक्शन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एक्शन। ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इसी को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को, ठीक है। एक ही बात है, ये कुछ भी बोलो, आपको जो शब्द उच्चारण में सरल लगे वही बोलो आप, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और इसको शॉर्ट में हम आगे भी क्या बोलेंगे, ए भी बोलेंगे, ठीक है, समझ जाना आप। और एक होती है मेन वर्ब, ये दो प्रकार की होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर टू टाइप्स, ठीक है। एक तो मॉडल्स, ये कल भी मैं आपको बता चुका हूं, और एक प्राइमरी एवी, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें मॉडल्स आते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, ठीक है, जो भी सारे हैं मॉडल। और इसमें क्या होता है, इसमें बी और डू, हैव। बी का क्या अर्थ होता है, बी में वो आगे आपके इज, एम, है ना, आर, वाज, वर, बीन, है ना। ये डू में डू, डज, डिड, ये आगे हैव में हैज, हैव, हैड, है ना, ये आगे। ये जो सारी प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है, जो कि हमने पिछले उदाहरणों में, पिछले एग्जांपल्स में देख लिया है ना। अभी 3-4 सेंटेंस लिखकर हमने जो एग्जांपल लिए थे उनमें हम चर्चा काफी कर चुके हैं इनकी, है ना। और इनमें क्या होता है, ये मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकती है, मेन वर्ब का कार्य
नहीं कर सकती है। इसमें जब भी मॉडल आएगा उसके बाद आपको V1 मिलेगा। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात आप नोट कर लिया करो सारी बातें। लेकिन जब मॉडल है उसके तुरंत बाद क्या आता है, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब का काम तो कर नहीं सकती है, तो मेन वर्ब तो आनी जरूरी है इनके बाद, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। ठीक है, एक दो जो अपवाद है उनके बारे में हम आगे जब जरूरत होगी तब चर्चा करेंगे। वैसे कल मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है ना। जैसे नीड है, डेयर है, वो जो एक दो है, एक यूज्ड टू है वो एडजेक्टिव का काम करती है, और नीड और डेयर है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं, तो वो अपवाद के रूप में। ठीक है, मेन वर्ब का जो अर्थ क्या होता है, एक्शन वर्ड्स है, डूइंग वर्ड है, जिसमें मुख्य कार्य का होना हो, वही तो मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या कई फॉर्म में है, इनकी अलग अलग रूप होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फॉर्म। जैसे V1 है, V2 है, V3 है, ठीक है ना। लिखते हैं ना हम, जैसे मान लो गो है, ठीक है, इसका ये फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, वेंट, गोन, ठीक है, गोइंग और गोज, ये इसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ठीक है, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या बताती है, प्रेजेंट, और ये पास्ट, सेकंड पास्ट, ये पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और एक होती है जो फोर्थ है, उसको हम क्या बोलते हैं, V1 प्लस ING फॉर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं ING फॉर्म, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें ING लगता है। और पांचवी जो है वो कोई खास नहीं है, वो फर्स्ट वाली होती है। इसमें हमने क्या किया है, ES लगाया है। क्या किया है, ES लगाया है, यानी ये तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है प्लूरल, ठीक है, और ये होती है सिंगुलर, इतना ही फर्क है केवल, ये होती है सिंगुलर। देखो वर्ब में जब S और ES लगाते हैं तब वो सिंगुलर होती है, एक वचन बनती है। क्या बनती है, एक वचन। और जब हम नहीं लगाते हैं तब तक वो रहती है बहुवचन, प्लूरल। और जब हम बाकी जो हमारी नाउन है उसमें हम क्या करते हैं, एस लगाते ही वो बहुवचन बन जाते हैं, है ना। इसमें ये ध्यान रखना है आपको, उल्टा होता है। तो ये जो रूप है, 5 रूप, पहला प्रेजेंट में होता है, सेकंड पास्ट में, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल, और चौथा ING फॉर्म, और पांचवा पहले का ही रूप है, वैसे केवल सिंगुलर रूप है। इस प्रकार से जब हम टेंस, अब इसके बाद वाला जो भी हमारा टॉपिक होगा वो टेंस ही होगा, तो उससे पहले आपको क्या करना है कि कुछ फॉर्म आपको याद करनी है, देखनी है, उसमें आपको काफी हेल्पफुल रहेगी वो आपके लिए टेंस में। इस प्रकार अब हम जो वर्ब है इसको, इनके और भी रूप पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे ऑब्जेक्ट के अनुसार भी इनको 2 रूपों में बांटा गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अनुसार इनको 2 रूपों में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव, ठीक है। हम देखते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है। तो
अब हम जो क्रिया को बांटेंगे दो रूपों में, किसके आधार पर? ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, तो कर्म के आधार पर, ऑब्जेक्ट के आधार पर जो वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक, यानी जिसमें कर्म हो। सकर्मक का अर्थ क्या हुआ कि जिसमें से यानी साथ में कर्म हो, जिसमें कर्म की उपस्थिति हो, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। मतलब क्या होता है कि इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट लेती है, यानी एक ऑब्जेक्ट इनके साथ में होता है, इसमें नो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं एक कर्मक, यानी कर्म नहीं है। ए यानी नहीं, इसमें कर्म नहीं हो, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम टीवी बोल देते हैं, इसको आईटीवी बोल देते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं जो आप हिंदी में पढ़ते हो वही बात है। ठीक है, जिसमें कर्म दिया हुआ है वो तो सकर्मक है, और जिसमें कर्म नहीं दिया हुआ है यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है वो अकर्मक होती है। ठीक है, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो किसके लिए करते हैं? कर्म के लिए। मतलब जो भी काम, जो भी एक्शन हम करते हैं उसका फायदा किसको मिलता है? जिसको मिलता है, जो हमारे उस कर्म के फायदे को लेता है वही तो कर्म होता है, रिसीवर। ठीक है ना, अगर वो नहीं है तो क्या होगा? उस क्रिया का सीधा जो इफेक्ट है वो कर्ता पे पड़ेगा, सब्जेक्ट पे पड़ेगा। ठीक है, कोई भी आप वाक्य ले लो, जैसे मान लो छोटे छोटे वाक्य लेते हैं पहले, है ना। जैसे he killed a snake, उसने एक सांप को मारा, या किसको मारा? यानी अगर हम इससे पूछेंगे किसे मारा, तो वो क्या कहेगा कि सांप को मारा, है ना। या इसे हम पूछेंगे क्या मारा, तो क्या कहेगा? स्नेक को, है ना। ये क्या है? सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट क्या है? सांप है। देखो काम किसने किया? ही ने। ही कौन है? ही यहाँ प्रोनाउन है, प्रोनाउन है ना ही, किसी की जगह काम में लिया गया। हम बोल रहे हैं कि उसने, किसने? उसकी, वो कोई भी हो सकता है, राम श्याम, ठीक है ना। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? ही, उसकी जगह ही का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? प्रोनाउन है। ये वर्ब हो गई, ठीक है, आर्टिकल, और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, और तो ही किल्ड है स्नेक, उसने सांप को मारा। तो ही तो करता है, सब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट। ही ने काम किया, यानी इसने काम किया। क्या काम किया? मारा। किसको? सांप को। तो वो काम किसको प्राप्त हुआ? रिसीवर कौन है? उस काम को लेने वाला कौन है? सांप ही तो है, मरा वही है बेचारा, उसने काम को लिया है तभी तो मर गया, उसके लिए काम किया गया ना। तो जो प्राप्त करता वही ऑब्जेक्ट होता है। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या होगा? वो अकर्मक होगा। इसमें ऑब्जेक्ट है इसलिए वो क्या हो गई? हो गया सकर्मक हो गया। ठीक है ना। जैसे एक हम लिखते हैं बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। अब देखो उड़ते कौन है? पक्षी।
पक्षी उड़ते हैं, लेकिन क्या उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, कोई बता सकता है क्या? ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। पूरा जो काम है वो देखो, ऑब्जेक्ट है तो वो काम उसके लिए होता है। सांप को मारा गया, किसके लिए? सांप के लिए। भाई मार तो उसने झेली ना। लेकिन यहाँ बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई कौन कर रहा है? पक्षी। किसके लिए? खुद के लिए। यानी ये क्रिया खुद के लिए ही है। जिसका इफेक्ट सीधा कर्ता पर पड़े वो क्या होते हैं? अकर्मक, जिसमें कोई कर्म नहीं होता है। दो चीजों से आप समझ सकते हो इनको। एक तो सीधी सीधी बात आपको बताई जाती है कि जिसमें कर्म है वो सकर्मक है, ट्रांजिटिव है, और जिसमें कर्म नहीं है वो इंट्रांजिटिव है। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि किसी काम को करते हैं हम तो कोई प्राप्त करने वाला होता है, उस काम को प्राप्त करने वाला कोई ना कोई होता है, ठीक है। लेकिन जहां उस काम को प्राप्त करने वाला नहीं होता है तो वो काम सब्जेक्ट द्वारा खुद के लिए ही किया जाता है, तो वो हो गया इंट्रांजिटिव। और सीधी परिभाषा में जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है। आप जिस प्रकार से समझना चाहे उसी प्रकार से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे सी स्लेप्ट, वो सो गई, इसमें भी कर्म नहीं है, वो सो गई। अब हम पूछेंगे क्या सो गई, कैसे सो गई, इसका कोई उत्तर नहीं है। तो तीसरा जो फैक्ट है वो क्या है? क्या। एक तो आप क्या से प्रश्न करोगे, अगर उसका जवाब आपको मिल जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा? ट्रांजिटिव। और जैसे मान लो एक उदाहरण आप और लीजिए, ही हेल्प मी, ठीक है, या आई हेल्प, ठीक है, हिम, मैंने उसकी सहायता की, ठीक है। तो आप पूछ सकते हो आपने सहायता किसे की, किसे सहायता दी? मैंने उसको सहायता दी या सहायता की किसे? उसे। उत्तर मिल रहा है ना। तो क्या और किसे का अगर उत्तर आपको मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव है, नहीं तो वो इंट्रांजिटिव भी। उसमें आप और भी काफी जो उदाहरण है वो ले सकते हो, ठीक है। जैसे द ड्राइवर स्टॉप द बस, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। ड्राइवर ने क्या रोक दी? गाड़ी। बस रोक दी। क्या रोक दी? बस रोक दी। तो ये क्या है? ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता कि द ड्राइवर, ठीक है, स्टॉप सडनली, ठीक है, सडनली, यानी अचानक से गाड़ी को रोक दिया, अचानक से। लेकिन यहाँ गाड़ी कहाँ है? यहाँ तो आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। द ड्राइवर स्टॉप सडनली, ड्राइवर ने अचानक से रोक दी। अब क्या रोका ड्राइवर ने? नहीं आ रहा है ना इसका उत्तर। तो ये क्या हुआ? इंट्रांजिटिव है। ये क्या है? इंट्रांजिटिव है, ITV है, ठीक है, इंट्रांजिटिव है। इस प्रकार से आप खुद भी एग्जाम्पल बना सकते हो काफी। अब क्रिया के हम दो प्रकार और पढ़ेंगे, इसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट।
इनमें क्या होता है, फाइनाइट वैसे तो सीधा अर्थ सीमित हो गया, इसका ये सीमित हो गया, लेकिन हम किस प्रकार से समझेंगे, कुछ वर्ड जो है उनको जो आपको इंग्लिश में ही याद रखो तो बेहतर होगा, ठीक है ना। जहाँ हिंदी बताने की आवश्यकता होगी वहाँ अपने आप बता दिया जाएगा, जिनको आपको मतलब हिंदी में भी याद रखना जरूरी होता है या समझना जरूरी होता है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे ही चलते हैं इन्हीं नामों से, ठीक है, ज्यादा पहचाने जाते हैं। वैसे अर्थ फाइनाइट सीमित, नॉन फाइनाइट असीमित हो गया। लेकिन अब फाइनाइट वर्ब्स जो होगी कौन सी होगी, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट है, जिसमें जो सब्जेक्ट है वो उसके अनुसार वर्ब में चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में चेंज होगा। जैसे मान लो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, ही इज प्लेइंग। एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, दे आर प्लेइंग। इन दोनों को आप देखिए, ही इज प्लेइंग, प्लेइंग, इसमें भी प्लेइंग, लेकिन जब यहाँ सब्जेक्ट जो सिंगुलर था उसमें जो वर्ब थी इज थी, इसमें दे होते ही यहाँ क्या आ गया, आर आ गया, यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रही है ना। जब आप इस वर्ब का टेंस चेंज करोगे तो भी यहाँ चेंज आ जाएगा। तो जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है ना, जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है वो है फाइनाइट। और जैसे मान लो एक एग्जांपल और देखो आप, ही enjoys swimming, वो तैराकी का आनंद लेता है। अब यहाँ अगर हम ही को चेंज करें दे, ठीक है ना, enjoy swimming, देखिए आप इसमें कोई चेंज नहीं आया, वही स्विमिंग है, वही स्विमिंग है। सब्जेक्ट चेंज हुआ, देखो ही का दे हो गया, लेकिन वर्ब में कोई चेंज नहीं आया, स्विमिंग स्विमिंग, ठीक है ना। वही है सेम, चाहे आप इसका टेंस चेंज कर दो, ही enjoyed स्विमिंग, इसमें भी क्या हुआ, यही स्विमिंग यही स्विमिंग यही स्विमिंग, यानी टेंस और सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट इन पे नहीं होता है, ठीक है। वो होती है नॉन फाइनाइट। और जो चेंज हो जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप और भी देख लो, चाहे he goes to school, वह स्कूल गया, ठीक है, यहाँ वो स्कूल जाता है, ठीक है। अब जब हम ही की जगह दे कर देते हैं तो यहाँ क्या होगा, जो वर्ब है इसका भी सिंगुलर रूप है, अब क्या आ जाएगा, प्लूरल रूप आ जाएगा, ठीक है ना। बहुवचन में क्या लिखते हैं, गो लिखते हैं, ठीक है। तो चेंज हो गई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाए वो तो फाइनाइट, और जो नहीं हो वो नॉन फाइनाइट। अब हम जो नॉन फाइनाइट है वो 3 प्रकार की होती है।
कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। वो तीनों प्रकार हम देखेंगे, ठीक है। देखो, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो 3 प्रकार की है, ठीक है। जीरन, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। देखो, इनका काम क्या होता है कि एक दो एग्जांपल लेते हैं पहले। देखो, जैसे मैंने कहा कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। वह है मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये जो प्रोनाउन है ये यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। क्योंकि सब्जेक्ट कौन बन सकता है? सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं। तो सब्जेक्ट ये प्रोनाउन हो गया। जैसे मान लो मैंने लिखा राहुल इज ए गुड बॉय। राहुल एक अच्छा लड़का है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? राहुल है, जो कि क्या है? नाउन है, ठीक है। जैसे मैंने कहा जयपुर इज ए नाइस सिटी, उसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? जयपुर। तो किसी भी सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा, अब एक मिनट आप देखिए कि सब्जेक्ट क्या करता है, किसको कहा जाता है सब्जेक्ट। हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं इसकी कि सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? जो करता है, मतलब काम को करने वाला, है ना। या वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए, या सेंटेंस में, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए, वही तो सब्जेक्ट होता है भाई। यहाँ देखो, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, किसकी बात की जा रही है? ही की। सब्जेक्ट है। राहुल इज ए गुड बॉय, किसकी बात की जा रही है? राहुल की। अब जैसे मैंने एक ये कहा कि रीडिंग इज ए गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। पढ़ना एक अच्छी आदत है। इसमें सब्जेक्ट क्या है ये बताइए? सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात की जा रही है? अच्छी आदत क्या है? पढ़ना है। क्या है? पढ़ना। यानी जो पढ़ना है वो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। क्योंकि सब्जेक्ट कौन होता है? या तो कार्य को करने वाला यानी कर्ता, या जिसकी वाक्य में बात की जाए यानी जिसके बारे में बात की जाए। तो यहाँ बात किसके बारे में की जा रही है? पढ़ना, है ना। एक अच्छी आदत है पढ़ना। तो अब देखो, सब्जेक्ट कौन बनता है? अभी हमने बात की है सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन। लेकिन रीड ये क्या है? ये तो क्रिया है, वर्ब है। तो वर्ब को हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। और वर्ब को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जैसे मान लो कि इसका जो ट्रांसलेशन करो आप इंग्लिश में, तो क्या होगा? मान लो एक बार आपने लिख दिया रीड,
इज ए गुड हैबिट। तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ आईएनजी लगाएं तो क्या हो गया? रीडिंग। अब सही है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो हमने सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या किया? आईएनजी लगाया। क्या किया? आईएनजी लगाया। तो अगर किसी वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं और वो नाउन के रूप में कार्य करे, ठीक है, तो वो जो वर्ब होगी वो क्या होगी? जीरंड होगी। ठीक है, हिंदी में इनको क्रियावाचक, इनको क्रियार्थक और इनको कृदंत बोलते हैं। जबकि होता क्या है कि मैंने बताया आपको, कई जो वर्ड्स है उनको हमें इंग्लिश में याद रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा यूज में उन्हीं नामों से होते हैं वो। ठीक है, जीरंड, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल। तो जीरंड क्या हो गया कि नाउन, अगर किसी को सब्जेक्ट, किसी क्रिया को, किसी वर्ब को सब्जेक्ट बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगाया जाए, ठीक है, और वो नाउन का कार्य करे, सेंटेंस में नाउन का कार्य करे, तो वो क्या होगा? जीरंड होगा। ठीक है, अब देखो जीरंड कब कब होता है? एक तो जीरंड का काम क्या हो गया? सब्जेक्ट बनना। क्या बनना? सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना, या ऑब्जेक्ट बनना। क्योंकि नाउन का कार्य क्या होता है? या सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। तो किसी वाक्य में या सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वी प्लस आईएनजी के रूप में, तो वहां क्या है? जीरंड है। वहां क्या है? जीरंड है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक सेंटेंस लेते हैं हम, स्मोकिंग, ठीक है, इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग है वो क्या है? हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, यानी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है ना? इसमें क्या हुआ? जो स्मोकिंग है, हम बात किसकी करें? स्वास्थ्य के लिए कौन हानिकारक है? स्मोकिंग। यानी बात किसकी हो रही है? स्मोकिंग की। तो यहाँ ये स्मोकिंग क्या है? सब्जेक्ट, जबकि ये वर्ब है। आपको पता है वर्ब में आईएनजी लगा है, तो यहाँ ये किसका काम कर रहा है? जीरंड का, और ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। जैसे इसको पहले मिटा देते हैं ना, उनके बाद ही एक, जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ही doesn't like teaching, उसे पढ़ाना पसंद नहीं है। यहाँ ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। और आपने अभी क्या बात की थी कि ये या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और वहां सब्जेक्ट का कर रहा है स्मोकिंग। यहाँ टीचिंग, पढ़ाना, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक बात और ध्यान में रखना है कि जहां भी पजेसिव एडजेक्टिव हो, पजेसिव मतलब जो अधिकार दर्शाने वाले, ठीक है ना, जैसे यही एग्जाम्पल है, ठीक है ना, इसमें देखो he doesn't like
माई टीचिंग, उसे मेरा पढ़ाना पसंद नहीं है। तो ये माई, ये क्या है, यही पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव यानी अधिकार दिखाने वाले, ठीक है ना, अधिकारात्मक। तो उनसे पहले उनके बाद जो आते हैं वो भी क्या है, जीरंड है। क्या है, जीरंड है, ठीक है। तो ये बात हुई जीरंड की। इसी प्रकार हमने जो पढ़ा था वो पहले एक एग्जांपल लिया था कि पढ़ाई एक अच्छी आदत है। तो उसमें हमने क्या किया था, रीडिंग, वी प्लस आई एन जी लिखा था। अगर हम वहां सब्जेक्ट बनाने के लिए टू प्लस रीड लिखते, ठीक है ना, यानी रीड क्या हुआ, ये V1 और 2, यानी किसी को सब्जेक्ट बनाने के लिए अगर हम जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अगर हम वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो वो क्या होता है, इंफिनिटिव होता है। क्या होता है, इंफिनिटिव होता है, ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल से हम समझेंगे कि इंफिनिटिव क्या है। जैसे हमने V1 प्लस ING से जीरंड बनाया, उसी प्रकार 2 प्लस V1 से क्या होगा, इंफिनिटिव होगा, यानी किसी वर्ब को सब्जेक्ट बनाना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, सिया लाइक्स टू प्ले, ठीक है, सिया लाइक्स टू प्ले, सिया को खेलना पसंद है, टू प्ले मतलब खेलना। सिया लाइक्स करती है, पसंद करती है किसको, टू प्ले, खेलना। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट बना है वो क्या बना है, टू प्ले। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए हम अगर वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग लेते हैं तो वो क्या होता है, इंफिनिटिव होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हो, आई वांट टू राइट, आई वांट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ। टू राइट यानी लिखना, यहाँ टू राइट दोनों किसका कार्य करते हैं, लिखना। आई वांट टू राइट, आई वांट टू राइट, ठीक है ना। एक वो टू अलग होता है और ये टू राइट दोनों का साथ में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, आई हैव नो टाइम टू ईट, यानी खाने के लिए मेरे पास अभी समय नहीं है, टू ईट खाने के लिए। इसका अर्थ क्या हो गया, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, किसके लिए, टू ईट, खाने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ क्या है, इंफिनिटिव है, ठीक है, इंफिनिटिव इंफिनिटिव इंफिनिटिव, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो पार्टिसिपल है इसके बारे में एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। पार्टिसिपल, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जैसे नाउन था, इसको हम बोल सकते हैं वर्बल नाउन, ठीक है। उसी प्रकार इसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव ये वर्ब की विशेषता के साथ आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव यानी जो विशेषता बताने वाले होते हैं, है ना, विशेषण। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जीरंड और पार्टिसिपल, इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे इसमें पार्टिसिपल में भी क्या होगा कि वर्ब प्लस आईएनजी आएगा और इसमें भी वर्ब प्लस आईएनजी आता है, लेकिन ये क्रिया की विशेषता बताएंगे, ठीक है। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे ए रनिंग डॉग
was shot। एक भागते हुए कुत्ते को गोली मार दी गई। यहाँ देखो ये जो रनिंग है ये क्या बता रहा है, भागते हुए, यानी कुत्ते की जो विशेषता है रनिंग, रन क्या है, क्रिया, रनिंग, ये क्रिया की विशेषता वर्बल विशेषता है, मौखिक विशेषता है कि भागते हुए कुत्ते को, है ना। तो किसी क्रिया को जैसे भागते हुए, खाते हुए, ठीक है ना, सोते हुए, नहाते हुए, ये क्या होते हैं, पार्टिसिपल। अब आप वाक्य में कैसे पहचानोगे ये पार्टिसिपल है या जीरंड है, तो इसमें देखो डॉग, डॉग क्या है, यहाँ नाउन है, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है, उसमें तो खुद नाउन, ये जो जीरंड है वो खुद नाउन बनता है। भाई यहाँ हमने देखा था स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, यानी इसमें जो ये स्मोकिंग खुद क्या है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, नाउन है, ठीक है, नाउन बन रहा है। तो यहाँ डॉग नाउन आ गया ना, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये पार्टिसिपल है, ठीक है। इस प्रकार से आज हमने जो वर्ब के बारे में देखा है इसको आप ढंग से पूरा देखना, और इससे पहले जो 2 वीडियोज है उनको भी देखना, क्योंकि उसमें भी जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनमें थोड़ा थोड़ा सब के बारे में बताया हुआ है। और यही क्या है कि यही आधार बनते हैं। अगर आप इनको ढंग से, हमारी जो सीरीज चल रही है, पूरे वीडियो को अच्छे से आप देखते जाओगे तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ग्रामर है उसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, है ना।